हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसपी का चैप्टर नंबर 9 विच इज़ डिपॉजिटरी सिस्टम। ऑलरेडी फर्स्ट 8 चैप्टर्स हमारे चैनल पे अपलोडेड है, कुछ भी आप देखना चाहो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। सेकेंडली ओसीएम और इकोनॉमिक्स का भी पोर्शन खत्म हो चुका है। अभी हम लोग पढ़ते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम। सो डिपॉजिटरी सिस्टम बेसिकली हमारे पास जो शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे, पहले कैसे था कि हमारे पास प्रॉपर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्मेट में होता था। जैसे कि हम लोगों को 11th एंड 12th के 10th के रिजल्ट्स मिल जाते थे, हमारे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, राइट। तो ये जो सर्टिफिकेट्स प्रॉपर फिजिकल फॉर्मेट में हमें मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम लोगों को फिजिकल फॉर्मेट में शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, जो शेयर्स हम लोग खरीदते थे। तो उसके बाद पहले था फिजिकल मोड, आगे जाके आ गया डीमैट या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, जो डायरेक्टली हमारे ऑनलाइन या हमारे जो प्रॉपर भी ऐप से अलग अलग वहाँ पे हमारे सर्टिफिकेट डायरेक्टली अरेंज हो जाते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम्स के बेसिस पे। सो पहले आते हैं फिजिकल सिक्योरिटी या फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज। फिजिकल क्या था कि फिजिकल फॉर्मेट में मेरे पास हार्ड कॉपी उसका होता था, तो उसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस होते थे। क्योंकि कैसे था कि अभी अब मेरे पास अभी सर्टिफिकेट है, ठीक है, मैंने वो घर पे रखा और कहीं और चली गई, मेरे घर पे चोरी हो गई, या फिर मैं बाहर लेके गई और वहाँ से गुम गया, या फिर आग लगी, कुछ भी हो सकता है, डैमेज हो सकते हैं। तो ये सारे रिस्क बहुत थे, ठीक है। सो उसके एक एक डिसएडवांटेजेस देखते हैं, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो पहला है रिस्क। फिजिकल सर्टिफिकेट कैन बी लॉस्ट, डैमेज, टोन, स्टोलन और मिसप्लेस्ड। मतलब या तो गुम सकता है, या तो डैमेज हो सकता है, या तो चोरी हो सकता है, तो मिसप्लेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एफर्ट ऑफ डुप्लीकेशन, अभी गुम गया, चलो गुमने के बाद हम लोगों को एक तो वो प्रूफ है कि वो मेरा खुद का सर्टिफिकेट है, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है, वो मेरे नाम पे है। अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं रहा तो कल जाके कंपनी बोलेगी कि आप कौन से बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो कोई और प्रोसीजर्स के लिए। तो या फिर आप कुछ भी कंपनी के पास क्वेरी के लिए जाना होगा, तो मेरे पास फिजिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती थी। तो वो टाइम पे अगर गुम गया है तो मेरे को एक डुप्लीकेट अरेंज करना पड़ेगा, तो उसके बहुत बड़ी प्रोसीजर और कॉस्टली होता था। फिर आता है डिले इन अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज़। नए शेयर्स अभी मार्केट में आते हैं, मैंने अप्लाई कर लिया, तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इजीली परचेसिंग एंड सेलिंग होता है। लेकिन जब भी फिजिकल फॉर्मेट में होता था तो उसकी प्रोसीजर रहती थी, जिसको इट वाज लाइक टाइम कंज्यूमिंग। डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। अभी ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन क्या था, जहाँ पे हम लोग मैं और कोई और एक ओनर है उसी सर्टिफिकेट का, मैंने उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया, फिर कोई और पर्सन, हम दोनों भी नहीं है अभी, तो हमारे बदले किसी और जो लीगल हेयर है या फिर नॉमिनी है उनके नाम पे वो शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये सारी चीज़ों के प्रोसीजर्स के लिए भी बहुत टाइम लगता था। फिर आता था बैड डिलीवरी, फटा हुआ सर्टिफिकेट मिल गया, या फिर जिस हाथ से वो पोस्ट हो गया वहाँ से अच्छी कंडीशन में हमारे पास वो सर्टिफिकेट नहीं आया। तो ये सारे रिस्क भी उसमें होते हैं। इसके लिए बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन पैटर्न में हमारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसका मीनिंग क्या है, डिपॉजिटरी सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड द ट्रांसफर एंड द सेटलमेंट कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब क्या, जो मेरे पास सर्टिफिकेट है वो इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन फॉर्म में है, और उसका जो भी सेटलमेंट है या कुछ भी चेंजेस है वो सारे के सारे ईजिली हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स और सम पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें सिर्फ हम लोग ट्रांसफ़र या फिर परचेस सेल नहीं करते, हमारा डिविडेंड आ गया या फिर इंटरेस्ट आ गया, कुछ भी हो सकता है, सारी चीज़ें हमारे ऑनलाइन पैटर्न में कन्वर्ट हो गई है। तो इंडियन डिपॉजिटरी सिस्टम या फिर वो हमारा जो डिपॉजिटरी सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुआ था, तो इंट्रोड्यूस कौन सा एक्ट के बेसिस पे हुआ था, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। ये ध्यान में रखना है कि मेरा डिपॉजिटरी एक्ट क्या है, 1996 है। तो हमारे पास टोटल 2 डिपॉजिटरीज है, दैट इज NSDL एंड CDSL। NSDL इज नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। सो पे डिपॉजिटरी कैसे सेटअप होता है, तो इन द ईयर ऑफ 1947 जर्मनी में सेटअप हुआ था। उसके इम्पोर्टेंस क्या है, पहला है एलिमिनेट ऑफ पेपर वर्क। मतलब पहले के टाइम पे फिजिकल सर्टिफिकेट्स जब भी होते थे तभी काफ़ी हद तक हमारा फिजिकल वर्क या फिर पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता था। फैसिलिटेशंस ऑफ द पेपरलेस ट्रेडिंग। अभी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट हो गया, पेपर्स की जरूरत ही नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो पेपर यूज है उसमें। फिर आता है रिमूवल ऑफ द स्टोरेज और एंड हैंडलिंग द इश्यूज। अभी पहले कैसे था कि फिजिकल फॉर्मेट में था, फॉर्म्स, सर्टिफिकेट्स, अदर डिटेल्स सारा फिजिकल फॉर्मेट में था, तो हर एक चीज़ को हम लोगों को प्रॉपरली रिकॉर्ड करके वो फाइल मेंटेन करना पड़ता था, और अगर ज़रूरत होगी
तो ढूंढो, मिले ना मिले, गुम गया, क्या हुआ पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी में आगे, दैट इज लैपटॉप या कंप्यूटर, हम लोगों का हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में स्टोर इजीली कर सकते थे। फिर आता है रिडक्शन इन द कॉस्ट एंड एफर्ट्स, मतलब जो भी हमारे प्रोडक्ट का मतलब जो भी हमारा कॉस्ट है, फिजिकल सर्टिफिकेट का कॉस्ट है या कुछ चेंजेस है, वो सारी भी इसमें मेंटेन की, जैसे लोअर द एक्सपेंसेस और एफर्ट्स एंड हैंडलिंग द मेंटेनिंग ऑफ द फिजिकल। अभी फिजिकल सर्टिफिकेट है, घर पे रखा, आग लग गई, चोरी हो गई, कुछ हो गया, वापस उसका डुप्लीकेट का प्रोसीजर करो, तो यहाँ पे वो सब मगजमारी होने ही नहीं वाली है। फिर इसमें आते हैं बेनिफिट्स, इसके एडवांटेजेस क्या है। तो फर्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, घूमना, चोरी होना, आग लगना, ये सारे रिस्क तो ऑलमोस्ट चले गए। एनहांस द सेफ्टी, होल्डिंग सिक्योरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स is the safest and the more secure method. This system operates in the Depository Act and monitored in the SEBI. मतलब क्या कि इसके जो भी सेफ्टी वगैरह होती है, ये सारी की सारी मॉनिटर किसके अंडर हो जाती है, सेबी। फिर अभी इसके इन्वेस्टर्स जो है, इन्वेस्टर्स कैन सेफ गार्ड देयर अकाउंट्स यूजिंग द फ्रीज लॉक मोड, मतलब कल जाके कुछ भी सिचुएशन आई सेफ्टी के लिए, मैं मेरा अकाउंट फ्रीज भी कर सकती हूँ या फिर लॉक भी कर सकती हूँ, ताकि कोई और भी उसको यूज़ ना कर पाए। तो इजी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, अभी कैसा रहता है कि पहले हमारे पास जब ये फिजिकल फॉर्म में थे तो उसको कन्वर्ट करना है या फिर ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसमिट करना है, तो हर एक की प्रोसीजर बहुत अलग अलग है। तो ये प्रोसीजर बहुत लंबी भी है जब भी फिजिकल फॉर्मेट में आती है, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। उसमें स्टैम्प ड्यूटी आ गए या फिर अलग अलग चार्जेस आ गए, अलग अलग फॉर्म्स आ गए, तो प्रोसीजर बहुत फास्टर, बहुत स्लो थी। तो वही अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आने के बाद बहुत ईजी हो गई है। फिर आते हैं रेगुलर अपडेट्स ऑफ द एंड द इंटीमेशंस। इन्वेस्टर्स रिसीव द अपडेट्स ऑन द होल्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम देयर डीपीज, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एंड ओकेजनली फ्रॉम द डिपॉजिटर्स। मतलब रेगुलर बेसिस पे हम लोगों की होल्डिंग कितनी है, ट्रांजैक्शन क्या है, डिविडेंड कितना है, ये सारी चीज़ें हम लोग ईजिली जान सकते हैं। सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन्स, अभी मेरे को अभी बैंक में जाना है, लोन लेना है, तो ये जो फाइनेंशियली मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो सर्टिफिकेट्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, इसके अगेंस्ट मैं लोन ले सकती हूँ। No concept of lots. The restrictions of odd and even in the share trading eliminate the dematerialization. अभी डीमैट फॉर्म में होने की वजह से हम लोगों को इवन ऑड वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्टली हम लोगों को जितना चाहिए, एक भी होगा, 2 होगा, 3 होगा, हम लोग परचेस से सेल कर सकते हैं। फिर आता है नॉमिनेशन फैसिलिटी। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैन नॉमिनेट द बेनिफिशियरी, सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस इन द केस ऑफ द इन्वेस्टर्स डिमाइस। मतलब क्या कि इंडिविजुअल इजीली किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है, नॉमिनी रख सकता है, ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है। ऑटोमेटिक क्रेडिट थ्रू द कॉर्पोरेट एक्शंस, मतलब हम लोगों को कभी भी क्रेडिट या लोन की ज़रूरत होगी या कुछ भी अकाउंट में, मतलब मेरा डिविडेंड इंटरेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें इजीली मेरे अकाउंट में आ सकती है। इसमें भी बड़ी प्रोसीजर अभी कुछ नहीं होने वाली है। इसके डिविडेंड हो गया, बोनस हो गया, राइट हो गया, रिडम्पशन हो गया, मर्जर्स एक्विजिशंस हो गए। इसके बेनिफिट्स क्या है, तो ये अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, मैंने आज परचेस किया, आज सेल किया, उधर के उधर मेरी ट्रांजैक्शन पोस्ट हो गई, मेरे को रुकना नहीं पड़ेगा कि मैंने परचेस किया, फिर वो मेरे नाम पे होगा, फिर वो रिकॉर्ड होगा, ब्ला 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 ब्ला। ये पूरी प्रोसीजर के लिए मेरे को वेट करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है रिडक्शन द कॉस्ट एंड इफेक्ट्स। अभी मेरे को जब फिजिकल फॉर्मेट में होता था, मेरे को अलग अलग फॉर्म्स भरने पड़ते थे, और स्टैम्प ड्यूटीज़ आ गए, चार्जेस आ गए, नोटरी आ गया, तो ये सारी प्रोसीजर ऑटोमेटिकली कम हो गई। इम्प्रूव्ड इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप, अभी क्या है कि मेरे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए डायरेक्टली मेरे को मेरे ऑनलाइन ऐप या फिर मेरा जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर है उस पर मेरे को मिल जाएगा, और कंपनी भी डायरेक्टली अपडेट कर देगी। तो इसके लिए उन दोनों में जो भी क्लैशेस होते थे या क्वेरीज होते थे वो, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स होते थे, वो एज कम्पेयर इम्प्रूव हो चुके हैं, इतने लेवल तक अभी नहीं होता है। अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, अभी इंटरनेशनली भी अलग अलग कंपनीज या अलग अलग इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि क्या हो गया कि अभी इलेक्ट्रॉनिक जब भी फिजिकल था तभी एक पर्टिकुलर जगह ऑफिस होता था, वहाँ पे आके हम लोगों को सब कुछ करना पड़ता था। अभी इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से वर्ल्ड वाइड है, हम लोग कहीं भी रहे, हम लोग हमारा काम, हमारे शेयर्स परचेसिंग सेलिंग सब कुछ कर सकते हैं ईजिली। अभी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है डिपॉजिटरी सिस्टम में, दैट इज द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, बेनिफिशियल ओनर एंड द इश्योर कंपनी। एक एक को अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहला है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का मतलब क्या है कि जहाँ पे the electronic storage of the securities, a depository is a organization similar to a central bank where the securities are held in electronic form। मतलब एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हमारे सेंट्रल बैंक क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के जो भी हमारे इन्वेस्टर्स के रिक्वेस्ट है वो हैंडल करती है। उसमें प्रोविजंस, सेकेंड है प्रोविजन ऑफ द ट्रांजैक्शन। द डिपॉजिटरी प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू द डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, मतलब अलग अलग ट्रांजैक्शंस पे अलग अलग सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करती है। सेफ कीपिंग सिक्योरिटीज़, अभी क्या है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होने की वजह से फ्रॉड्स भी कम होगी, इसके लिए सेफ्टी भी है। नो डायरेक्ट एक्सेस टू द इन्वेस्टर्स, मतलब इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता, उनके पास उनके
जो डिटेल्स है, जैसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है, डीपीज जो है, मतलब हमारे पास डीपी क्लाइंट आईडी वगैरह सब रहता है, तो उसका जो 2 पार्ट्स होता है वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। तो उसका डीपी पार्ट जो है उसको उससे डायरेक्टली वो जब उससे जब हम लोग इंटरेक्ट करेंगे तभी हम लोगों को डिटेल्स मिलेंगी। लिंक्ड बिटवीन द कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स, डीपी क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या डिपॉजिटरी क्या है, एक लिंक बनाता है कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है? Is an agent of a depository and serves a link between the depository and investors, मतलब depository and investors के बीच में जो लिंक बनाता है that is known as depository participant। इसके फंक्शंस क्या है? वो सेबी के अंडर कंपलसरी रजिस्टर्ड होना चाहिए, रेगुलेशन एक्ट 1996 के अंडर। इंटरमीडिएरी रोल क्या है कि इट इज अ ब्रिज बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द डिपॉजिटरी, मतलब जो डिपॉजिटरी है और जो इन्वेस्टर्स है वो दोनों के बीच में ये लिंक क्रिएट करने का काम करती है। कस्टमर इंटरैक्शन, जो भी प्रॉब्लम होगा, पीरियोडिक बेसिस पे स्टेटमेंट हो गए, अकाउंट्स हो गए, ये सारे के सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से ही डिस्कशंस किए जाते हैं। फंक्शंस लाइक बैंक फॉर सिक्योरिटीज, जस्ट लाइक द बैंक होल्ड्स द मनी, डीपी होल्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब बैंक के पास हम लोग हमारे मनी पैसा वगैरह कैसे सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो पैसा वो होल्ड करती है। वैसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब हमारे शेयर्स एंड परचेस एंड सेलिंग ये सब हैंडल करती है। डीमटेरियलाइजेशन, इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स to share the physical shares into electronic डीमैट, मतलब सॉरी कन्वर्ट द फिजिकल इनटू डीमैट, मतलब ये क्या करते हैं हम लोगों को, मेरे जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। फिर आता है कॉर्पोरेट एक्शन प्रोसेसिंग, इट क्रेडिट्स द सिक्योरिटीज ऑफ द इन्वेस्टर्स अकाउंट्स इन द केस ऑफ बोनस राइट एक्सेट्रा, मतलब ये इवन हमारे जो बोनस मिल गया, मतलब गिफ्ट मिल गया, राइट इश्यूज मिल गए या कुछ डिविडेंड मिल गया, ये सारी चीज़ों पे भी वो लोग काम करते हैं। इंस्टेंट पे आउट मिल जाता है हम लोगों को, क्विक पेमेंट्स मिलते हैं, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया या किसी के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड सेटलमेंट इन इट एनेबल्स सिक्योर एंड फास्ट इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट इन द स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन, मतलब मेरा जो स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन है वो फास्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिकली अच्छे से वर्क करता है। अभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन कौन बन सकते हैं? दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी बैंक, कस्टोडियन मतलब जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करवाते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, एजेंट्स हो गए, अंडरराइटर्स हो गए, कॉरपोरेशंस हो गए, एनबीएफसी हो गया, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गया, रजिस्ट्रार्स हो गए, ट्रांसफर एजेंट्स हो गए, तो ये सारे लोग क्या हो जाते हैं हमारे, ये सारे लोग हमारे क्या हो जाते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं। फिर हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब उनको एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसी हिसाब से होता है वो। तो इट मेंटेन्स अ सेपरेट सिक्योरिटी अकाउंट, मतलब हर एक इन्वेस्टर्स के अलग अलग अकाउंट वो आइडेंटिफिकेशन नंबर की वजह से हो जाते हैं। फिर आता है बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल ओनर इज द इन्वेस्टर। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट तो देख लिया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आर द एजेंट ऑफ द कंपनी। अभी बेनिफिशियल ओनर्स क्या होते हैं? बेनिफिशियल ओनर आता है इन्वेस्टर्स, जो कंपनी में क्या करते हैं, शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, दे आर नोन एज डिपॉजिटरी इन्वेस्टर्स। तो ये कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे शेयर्स वगैरह शेयर्स में वगैरह इन्वेस्ट करते हैं। इनके की फीचर्स क्या है? दे आर द इन्वेस्टर्स, एक्चुअल ओनर्स ऑफ द शेयर्स, जो हैंडल कौन करता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो इनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फिर आता है राइट्स एंड लाइबिलिटीज, तो इनको सारे टाइप्स के राइट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइबिलिटीज, जैसे इक्विटी प्रेफरेंसेस हम लोगों ने फिजिकल फॉर्म में पढ़ा था पहले के चैप्टर्स में, सेम पैटर्न यहाँ पे है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होने वाला है। फिर आता है डीपीज, डिपॉजिटरी क्लाइंट ऑफ अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड डिपॉजिटरीज, मतलब ये कौन है? ओनर्स कौन है? डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के क्लाइंट्स है, मतलब हम लोग वो सर्विसेज एंजॉय कर रहे हैं। डीमैट फॉर्म, डीमैट अकाउंट रिक्वायरमेंट, मतलब इन लोगों को जब भी हम लोग जब भी हम लोगों को कुछ भी शेयर्स परचेस करना है या सेल करना है तो हमारे नाम का एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ कंपलसरी। सर्विसेज क्या है? तो उनकी सर्विस है जो मेंटेन करना है, मैनेज करना है हमारा डीमैट अकाउंट। फिर आता है यूनिक अकाउंटिंग नंबर, मतलब मैंने बोला था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, जब ये नंबर्स आते हैं तो वो 2 पार्ट्स में होते हैं, एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और क्लाइंट पार्टिसिपेंट, मतलब डीपी एंड सी, क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, से 2 रहते हैं, तो उसमें ये जो यूनिक नंबर वो दोनों को मिला के क्रिएट किया जाता है। फिर आता है इश्योर ऑफ द कंपनी, अभी कंपनी के इश्योर मतलब कौन होते हैं? जो इशूज द सिक्योरिटीज इन द डीमटेरियलाइज फॉर्म, मतलब जो हमारे डीमैट फॉर्म के जो शेयर्स है वो इशू करवाता है, दैट इज नोन एज इश्योर ऑफ द कंपनी। ये सर्टिफिकेट सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होंगे, डिपॉजिटरी रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी इन दिस। फिर उसके कॉन्सेप्ट क्या? डीमटेरियलाइजेशन, मतलब जो मेन टर्म्स वगैरह है, दैट इज फर्स्ट इज डीमैट या फिर डीमटेरियलाइजेशन, मतलब फिजिकल फॉर्म के या फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या ऑलरेडी परचेसिंग एंड सेलिंग और हमारे जो शेयर्स के है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना, उसको बोलते हैं हम लोग डीमटेरियलाइजेशन।
प्रोसेस क्या है, पहला फिजिकल फॉर्मेट लेके जाओ, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, मतलब डीमैट में कन्वर्ट करना है तो डीआरएफ फॉर्म लेके जाओ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा डिपॉजिटरी को कि कंपनी को इश्योर करके मतलब वेरिफिकेशंस के काम करेंगे। वो वेरिफिकेशंस के बाद आफ्टर, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाइड हो गए, उसके बाद वो इश्योर को रिक्वेस्ट चला जाएगा और उसके बाद आपका डीमैट अकाउंट ओपन होगा। अभी रीमटेरियलाइजेशन क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग इनटू फिजिकल शेयर्स। ड्यू टू सम रीजन हम लोगों ने क्या किया, मेरे जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर्स है उसको मैंने वापस फिजिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज नोन एज रीमटेरियलाइजेशन या रीमैट। वो टाइम पे हम लोगों को रीमैट का फॉर्म भरना पड़ता है, डिपॉजिटरी के पास याद आता है, उसके बाद वो वेरीफाई होगा, उसके बाद ही आपको वो शेयर्स फिजिकल फॉर्म में मिल जाएंगे और उसके बाद वापस वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फंजिबिलिटी। फंजिबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द असेट्स इन द इंटरचेंजेबल इन द अनदर असेट्स। मतलब मेरे शेयर्स को या मेरे डिबेंचर्स को या मेरे इन्वेस्टमेंट को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसी असेट को उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना। नॉन फंजिबल असेट्स मतलब क्या रहता है, लैंड, ईच पीस ऑफ लैंड हैज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अफेक्ट्स द वैल्यू, मतलब हमारे वैल्यू पे अफेक्ट करता है। फंजिबल असेट्स क्या रहता है कि जितनी मेरी करेंसी नोट है उतना का ही वैल्यू रहेगा, मतलब 500 है तो 500 की वैल्यू। लैंड की वैल्यू अप डाउन हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल ले लो कोई असेट्स की वैल्यू अप्रीसिएट होती है या फिर डिप्रीसिएट होती है, तो अगर उस फॉर्म में अगर मैंने शेयर्स वगैरह इशू करवाए तो आज तो मैंने 100 रुपीज़ के हिसाब से कर दिया, कल वो 200 रुपीज़, मतलब कल वो लैंड की जो वैल्यू डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। फिर आते हैं सिमिलर सिक्योरिटी डीमैट, मतलब सिमिलर वे में हम लोगों को इसमें, मतलब जो डीमैट फॉर्म में जब भी आते हैं, देर आर इंटरचेंजेबल एंड हैव नो डिस्टिंक्टिव नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, फोलियो नंबर्स। मतलब इसमें कोई भी डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं रहता है, सर्टिफिकेट नंबर नहीं रहता है, फोलियो नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, इसमें DPID क्लाइंट ID होता है। सो सिक्योरिटीज ऑफ द सेम क्लास कंपनी सेम वैल्यू, मतलब सेम क्लास सेम वैल्यू में रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ISIN। सो ISIN ये एक टाइप का सिक्योरिटी जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करता है, इसमें भी एक यूनिक कोड रहता है जो ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड वो यूज़ किया जाता है। इसको असाइन किया किसने किया है, नेशनल नंबरिंग एजेंसी, दैट इज NNA ने, मतलब दे आर द ओनर्स, इन्होंने ISIN नंबर इशू किया। सो इसमें कुछ भी हो जाए तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, वर्ल्ड वाइड हर जगह एक्सेप्टेबल है। डिफाइंड एज ISO दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन में हर जगह वो क्या है, ISO वाइज एक्सेप्टेबल है। ISIN इन इंडिया क्या है, डीमैट शेयर्स है, मतलब ऑनलाइन शेयर्स जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, जो NSDL ये हैंडल करती है सेबी के प्रोविजंस में, गवर्नमेंट के अंडर RBI के हिसाब से, और सेबी जो है सेबी फंक्शन क्या करता है, NNA के हिसाब से होता है। अभी स्ट्रक्चर ऑफ ISIN क्या होता है, इसमें 12 कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फाबेटिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मतलब इसको है ना, इसका जो अल्फाबेटिकल नंबर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो होती है वो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को सबमिट करनी पड़ती है, जैसे प्रोस्पेक्टस हो गया कंपनी का, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को सबमिट करनी पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं फंक्शनिंग ऑफ अ डिपॉजिटरी सिस्टम डीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस, मतलब हम लोगों को जब भी फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में जब भी कन्वर्ट करना होगा तो वो टाइम पे उसके क्या प्रोसीजर्स है। तो फर्स्ट है इन्वेस्टर सबमिशन, मतलब इन्वेस्टर को फर्स्ट ऑफ ऑल DRF फॉर्म, दैट इज डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द फिजिकल शेयर्स। उसके बाद वो डीमैट रिक्वेस्ट को वो सेंड करेंगे डिपॉजिटरी के पास, फिर वो फिजिकल शेयर्स की कॉपी DRF को और इश्योर की कंपनी को भेजी जाएंगी। उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन के लिए भेजे जाएंगे। वेरीफाई होने के बाद आपको जो है फाइनल कंफर्मेशन इश्योर को मिलेगा कि आपके शेयर्स डीमैट हो रहे हैं, और उसके बाद आपके अकाउंट में वो शेयर्स आएंगे, और उसके बाद वो आपको स्टेटमेंट मिलेगा कि आपने जो फिजिकल में दिया है उसको हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर दिया है। यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया। पहले देखो हम लोगों ने सर्टिफिकेट दिए फॉर्म के साथ, उसके बाद उसको रिक्वेस्ट दिया, NSDL CDSL को रिक्वेस्ट किया कि आप इसको कन्वर्ट करो। फिर उसके बाद देखो सेकंड स्टेप ये आया, और DP क्या करेगी, ईश्वर को भी एक कॉपी भेजेगी। उसके बाद उसके कन्फर्मेशंस आएंगे, मतलब एक बार ये होने के बाद चलो ईश्वर को दे दिया कि ईश्वर ने कंफर्म कर दिया, चलो हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको इंटीमेशन दिया जाएगा DP को कि आपको वो होल्डिंग कन्वर्ट करना है, फिर वही चीज़ मैं बेनिफिशियरी को दूंगी, और उसके बाद वो कंफर्मेशन आएगा। कंफर्मेशन के बाद डीमैट का रिक्वेस्ट फॉर्म होगा, उसके बाद वो मेरे अकाउंट में आएगा, फिर मेरे को वो स्टेटमेंट मिलेगी। मतलब यही 7 पॉइंट ये टेबल में आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। फिर आते हैं प्रोसेस ऑफ IPO। IPO इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब कंपनी जब फर्स्ट टाइम कोई भी शेयर्स मार्केट में लाती है तो उसको हम लोग
IPO बोलते हैं। तो डिपॉजिटरी सिस्टम में पहला आता है इन्वेस्टर ऑफ एप्लीकेशन। इन्वेस्टर क्या करेगा, अप्लाई करेगा। हु आर द इन्वेस्टर्स, BO दैट इज बेनिफिशियल ओनर्स, वो लोग अप्लाई करेंगे। उसके बाद इश्यूअर वेरीफाई करेंगे कि आपको वो शेयर्स देने हैं या नहीं देने हैं। फिर आता है डिपॉजिटरी रिपोर्ट्स बनाए जाएंगे, जहाँ पे आफ्टर वेरिफिकेशन डिपॉजिटरी प्रोवाइड्स द रिपोर्ट्स टू द इश्यूअर कंपनी, मतलब जो कंपनी जो शेयर्स इशू करने वाली है उनको वो रिपोर्ट प्रोवाइड करेगी। फिर उसके बाद आपके नाम पे वो शेयर्स अलॉट या तो होंगे या तो नहीं होंगे। अगर हुए तो वो आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। आपको बताया जाएगा कि आपके अकाउंट में हम लोग शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और उसके बाद आपको वो स्टेटमेंट इशू हो जाएगा। सो फर्स्ट क्या होगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर रिपोर्ट मिलेगा, फिर अलॉट होगा, फिर अलॉट के बाद आपको क्रेडिट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपके नाम पे वो शेयर्स आने वाले हैं। उसके बाद आपको वो स्टेटमेंट इशू किया जाएगा। वही चीज़ वापस देखो, पॉइंट 1 क्या था, मैंने क्या किया, बेनिफिशियरी ने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद वेरिफिकेशन को गया, वेरिफिकेशन के बाद उसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद उसको अलॉट हुआ, अलॉट करने के बाद उन्होंने क्या किया, बेनिफिशियरी के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। उसके बाद उन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इंटीमेट किया कि आपको उनके नाम पे ये शेयर्स हो रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने मेरे को स्टेटमेंट दे दिया। वही 7 पॉइंट्स नीचे ये टेबल में दे दिए हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ शेयर सिक्योरिटीज ड्यूरिंग अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम। मतलब जो हमारे डिपॉजिटरी सिस्टम है उसमें हमारे जो शेयर्स है उसको किस हिसाब से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र कब होगा, जब मैं सेल करूँगी दूसरी किसी और को, राइट। तो उसके लिए मेरे को एक DIS मतलब डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप जो रहती है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो फिल करना पड़ेगा सिग्नेचर के साथ कि मैं वो शेयर सेल कर रही हूँ। उसके बाद वो डेबिट किया जाएगा इन्वेस्टर्स के अकाउंट से, और जिसको ट्रांसफ़र करे उसको मिल जाएगा। उसमें आता है, पहला आता है ऑफ मेकर ट्रेड। ऑफ मेकर ट्रेड रेफर्स टू द ट्रांजैक्शन सेटल्ड डायरेक्टली बिटवीन द पार्टीज। मतलब 2 पार्टीज ने डायरेक्टली किया, उसमें बाकी किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब ना ही बैंक का है, ना ही स्टॉक का है, ना ब्रोकर का है, किसी का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। ये लीगली हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट भी हो सकता है, या फिर सब ब्रोकर, जो सब ब्रोकर में ब्रोकर का ब्रोकर रहता है उसके हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिपॉजिटरी 1 है, डिपॉजिटरी 2 है, इसने इसको सेल किया, यहाँ से इसने लिया वापस, इसको डिपॉजिट एंड बायर एंड सेलर का हो गया। तो उसके प्रोसीजर्स क्या है, तो पहला ट्रांसफरर दैट इज सेलर। सेलर क्या करेगा, खुद के नाम से वो शेयर्स निकाल के बायर को दे देगा। सेकंड ट्रांसफरी कौन होता है, बायर, जिसको वो शेयर्स मिलने वाला है। पेमेंट कौन करेगा, बाय कौन करी, मैं करूँ तो मैं ही करूँगी पेमेंट। किस में होगा, या तो फंड्स में होगा, या तो डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट में हो जाएगा। मार्केट ट्रेड, मार्केट ट्रेड क्या होता है, रेफर्स टू द ट्रेडिंग ऑफ द क्लियरिंग द कॉर्पोरेशन ट्रेडर्स और द स्टॉक ब्रोकर्स। मतलब मार्केट ट्रेडिंग जो मार्केट में हमारी जो परचेसिंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर्स होते हैं वो, वही चीज़ यहाँ पे नीचे टेबल में एक्सप्लेन किया। डिपॉजिटरी 1, 2, ये बायर है, ये सेलर है, दोनों ब्रोकर के पास जाएंगे, बोलेंगे मेरे को सेल करना है, मेरे को परचेस करना है, यहाँ पे वो पूरा परचेसिंग एंड सेलिंग का प्रोसीजर हो जाएगा। फिर आता है प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब सिक्योरिटीज हम लोग क्या करें, ट्रांसफर करें, मतलब अगेन इट इज अ टाइप ऑफ सेलिंग। सो पहले आता है ट्रांसफर प्रोसेस क्या है, तो पहले मेरे को डिलीवरी का इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि मेरे को ट्रांसफ़र करने हैं। फिर वो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन ब्रोकर तक जाने के बाद वो क्लियरिंग हाउस को जाएगा। फिर उसके बाद मेरे को पे आउट्स निकलेंगे, फिर कंफर्मेशन मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा और बायर वो शेयर्स परचेस करेगा। इन केस ऑफ परचेस करना होगा तभी क्या करना, वापस सेम डिपॉजिटरी के पास जाना है, इंटीमेशन देना है, फिर वो क्लियरेंस में जाएगा, फिर इन्वेस्टर्स को मतलब जो परचेसर है उसको वो शेयर्स मिल जाएंगे या सिक्योरिटीज़ मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट आते हैं डिपॉजिटरीज इन इंडिया। अभी डिपॉजिटरीज इन इंडिया एक्ट 1996 के हिसाब से वर्क करता है, जिसमें हमारे एस्टैब्लिशमेंट्स आते हैं NSDL CDSL जो ऊपर नाम पड़े थे। NSDL का इस्टेब्लिश हुआ था नवंबर 1996 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद में रखना है, ध्यान रखना है। फिर आता है प्रमोटर्स कौन कौन है, तो इसमें कौन कौन आते हैं, तो IDBI, UTI, NSE ये लोग आते हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हेडक्वार्टर्स NSDL का है मुंबई में। कंपनी जो है NSDL की पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक्ट के हिसाब से वर्क करती है। सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज, बैंक्स, इश्योर और क्लियरिंग के। फिर आते हैं कोर सर्विसेज। कोर सर्विसेज मतलब इसके अलावा वो लोग हमारे अकाउंट मेंटेन करते हैं, डीमैट रीमैट का काम कर देते हैं, सेटलमेंट कर देते हैं, नॉमिनेशंस का काम करते हैं, हमारे जो नॉन कैश कॉर्पोरेट है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह ये सारे की काम करते हैं। फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे लॉकिंग इन्वेस्टर्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, इन्वेस्टर्स ग्रेवियंस हो गया, जैसे हैंडलिंग ऑफ द चार्जेस एंड ऑल हो गया। नेक्स्ट आते हैं CDSL दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। इसमें क्या एस्टैब्लिश किया जाता है, मतलब ये कब से काम करते हैं, दैट इज फरवरी 1999 में। इसमें प्रमोटर्स क्या करते हैं, BSE होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इनका भी हेड ऑफिस मुंबई में ही है। और ये लोग क्या कहते हैं, CDSL का DP नेटवर्क है, मतलब वो डीमैट सर्विस सेम सिमिलर लाइक NSDL ही थोड़ा बहुत वो काम करते हैं अक्रॉस द कंट्री।
यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 खत्म हो चुका है। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे विच इज़ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अभी हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 विच इज़ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। सो डिविडेंड क्या होता है और इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों आर द सेम, एक ध्यान में रखना, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट दोनों सेम है। कंपनी की तरफ से जो हमारे इन्वेस्टर्स है या होल्डर्स है वो लोगों को रिटर्न्स जो मिलते हैं उनको बोलते हैं। बस फ़र्क क्या है कि जो लोग लोन पैटर्न में हमें कंपनी को पैसा देते हैं उनको इंटरेस्ट मिलता है, और जो लोग कंपनी के कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि शेयर्स वगैरह हो गए तो उनको डिविडेंड मिलता है। ठीक है, सो यही चीज़ यहाँ पे डिटेल में है। सो डिविडेंड ये लैटिन वर्ड डिविडेंड से आया हुआ है, दैट विच इज़ टू बी डिवाइडेड, मतलब जितना भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट या फिर डिवाइड किया जाएगा। तो डिविडेंड क्या है, ये हम लोग शेयर होल्डर्स को जितने शेयर है उनके प्रॉफिट के हिसाब से उनको शेयर करते हैं। उसका डेफिनेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर टू अ शेयर होल्डर आउट ऑफ द प्रॉफिट रिवर्स अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्या करें, शेयर होल्डर्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारा जो प्रॉफिट है उसके छोटे छोटे पार्ट उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी के कैपिटल में इन्वेस्ट किया, हमारे पे उतना ट्रस्ट रखा। सो उसके फीचर्स क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट का एक छोटा पार्ट है, पेबल आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो ही पे ऑफ होने वाला है, अनकंडीशनल पेमेंट, शेयर अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उनको कंपलसरी देना ही है, एलिजिबिलिटी ओनली शेयर होल्डर्स ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस, मैंने पहले बोला था कि डिविडेंड किसको मिलता है, या तो इक्विटी को मिलता है या तो प्रेफरेंस को मिलता है। डिफरेंशियल राइट, इक्विटी एंड प्रेफरेंस अलग अलग राइट्स है। इक्विटी को कैसे रहते हैं, कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो ही रिटर्न्स मिलेंगे, लॉस हुआ तो नहीं मिलने वाला है डिविडेंड। प्रेफरेंस को डिपेंड्स ऑन टाइप्स, बट मैक्सिमम ऑलमोस्ट सभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लॉस भी हुआ तो अगले साल के प्रॉफिट में वो एक्यूमुलेट किया जाता है। फिर आता है नो कैपिटल पेमेंट, मतलब डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम द कंपनीज कैपिटल, मतलब कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ या रिजर्व्स में पैसा है तो ही डिविडेंड दिया जाएगा, कंपनी खुद के कैपिटल में से पैसा निकाल के डिविडेंड नहीं दे सकती है। बोर्ड रिकमेंडेशन, डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेशन, मतलब इसकी ना मीटिंग की ली जाती है, मीटिंग में डिसाइड होता है कि कैसे किस हिसाब से सबको डिविडेंड वगैरह पे ऑफ करना है, तो उसके लिए बोर्ड रिकमेंडेशन कंपलसरी है। शेयर होल्डर अप्रूवल, इसमें एजीएम मीटिंग ली जाती है जो साल में एक बार होती है, और उसकी के बेसिस पे हम लोग वहीं पे डिसाइड होता है कि कितना डिविडेंड पे ऑफ होगा। नो रेट्रोएक्टिव पेमेंट, मतलब डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर कांट बी डिक्लेयर्ड इन द एनुअल ईयर फॉर अप्रूव्ड इन द एजीएम, मतलब उन्होंने क्या बोला कि इसका जो भी डिविडेंड हम लोग पे करें वो हम लोग प्रीवियस ईयर का डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, जो करंट ईयर है उसी हिसाब से होगा, बट प्रेफरेंस का वगैरह कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। डेप्थ क्रिएशन, मतलब ये क्या करे, डेप्थ मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ लोन, वंस डिक्लेयर डिविडेंड बिकम्स द डेप्थ कैन नॉट बी रिवोक, मतलब मैंने अभी डिक्लेयर कर दिया कि मेरे पास 100 शेयर होल्डर्स है, हर एक को 20 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा, अभी मैं वो अगर मैंने डिक्लेयर किया तो बाद में वो चेंज नहीं कर सकती, रिवोक नहीं कर सकती। इंक्लूड्स द इंटरिम डिविडेंड मतलब कंपनी टेम्परेरी होल्ड पे रख रही है एजीएम मीटिंग के पे फॉर, बट एक बार सब कुछ क्लियर आउट होने के बाद, डिक्लेयर होने के बाद वो आपको पे ऑफ कर देगी। कैश पेमेंट, इसमें हम जो भी डिविडेंड मिलता है वो हमेशा कैश फॉर्म में रहेगा, ना कि काइंड मतलब असेट या किसी और फॉर्म में नहीं होता है। बेस्ड ऑन पेड अप वैल्यू, मतलब मेरा जितना कैपिटल है या मेरे जितने शेयर्स है उस पर, अगर मेरे 10 शेयर है, एक शेयर के पीछे मेरे को 20 रुपीज़ मिल रहा है तो मेरे को यहाँ पे 200 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा, अगर कम है तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा। नो पेमेंट ऑन द कॉल्स इन एडवांस, अगर फॉर एग्जाम्पल ले लो 10 रुपये का शेयर है, मैंने कंपनी ने पहले सिर्फ 6 रुपये मांगा, मतलब 4 रुपये बैलेंस है, बट मैंने क्या बोला मेरे पास अभी है ना, एज ए इन्वेस्टर मैंने बोला मेरे पास है ना, आपको ये 4 रुपये भी ले लो, मतलब मैंने क्या किया, 4 रुपये एडवांस में पे ऑफ कर दिए। तो ये 4 रुपये एडवांस में अगर मैंने पे ऑफ कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पर मेरे को डिविडेंड मिल जाएगा, कंपनी ने मांगे कितने थे, सिर्फ 6, वो तो मैंने दिए ना, कंपनी का कुछ प्रॉब्लम नहीं उसमें, तो कंपनी नहीं देगी उस पर। फिर आता है लीगल प्रोविजंस ऑफ द सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, मतलब उस डिविडेंड के जो प्रोविजंस क्या क्या है रिगार्डिंग सोर्सेस। तो पहला था सोर्सेज फ्रॉम विच कंपनी कैन डिक्लेयर और पे डिविडेंड, मतलब करंट ईयर के कंपनी किस किस बेसिस पे हमें डिविडेंड देगी, तो पहली ये बात है करंट ईयर का प्रॉफिट पे, ये साल में मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है इसके बेसिस पे। प्रॉफिट फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल, पिछले साल मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है, और गवर्नमेंट ने कितना फंड्स वगैरह प्रोवाइड किया है डिविडेंड पे ऑफ करने के लिए।
फिर आता है पेमेंट ऑफ द डिविडेंड बाय द कैपिटल प्रॉफिट, मतलब मेरे जो कैपिटल मतलब मेरे असेट्स वगैरह है या फिर मेरा जो करंट असेट फिक्स असेट है उसके बेसिस पे हमारे जो भी प्रॉफिट्स वगैरह निकलते हैं वो। तो इसमें आता है रियलाइजेशन ऑफ अ कैपिटल प्रॉफिट, मतलब जहाँ पे हमारी कैश रियलाइज होते हैं वो बेसिस पे देखा जाता है। कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बेसिस पे, मतलब हमारे जो भी परमिशंस उसमें दिए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं। फिर आता है पोस्ट रिवैल्यूएशन, मतलब कैपिटल के भी जो भी हमारे वैल्यूएशंस असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के जब भी कंपनीज के चेंज हो जाते हैं उसके बेसिस पे हमारे जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वगैरह मतलब उसके बेसिस पे रिवैल्यूएशंस या नए वैल्यूज़ के बेसिस पे भी ये डिसाइड होता है। फिर आता है डिविडेंड कैन नॉट बी पेड फ्रॉम कैपिटल, ऊपर ही पड़ा था कि हम लोग कैपिटल से डिविडेंड नहीं पे कर सकते, कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो ही पे ऑफ होगा वरना नहीं होगा। डिविडेंड फ्रॉम फ्री रिजर्व्स, अ कंपनी कैन पे द डिविडेंड आउट ऑफ द फ्री रिजर्व विच आर अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऐसे रिजर्व जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाजू में रखे हुए हैं उसमें से मैं डिविडेंड दे सकती हूँ। फिर आता है लीगल प्रोविजंस फॉर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, मतलब डिविडेंड पे ऑफ करने के लिए लीगल प्रोविजंस कहते हैं। पहला है पेमेंट ऑफ कैश, डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड, ऊपर ही पड़ा था कि ये कैश में पे ऑफ होगा, कोई भी एसेट या पैटर्न में नहीं होगा। पेमेंट मेथड या तो चेक रहेगा या तो वारंट रहेगा या फिर ऑनलाइन पेमेंट में चला जाएगा। जॉइंट शेयर होल्डिंग, मतलब कभी कभी क्या होता है कि एक ही शेयर सर्टिफिकेट पे 2 या 3 लोगों के नाम होते हैं, तो वो टाइम पे जो फर्स्ट नेम होता है उसी को वो डिविडेंड एड्रेस किया जाता है। फिर आता है टाइम लिमिट ऑफ पेमेंट, एक बार डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद विद इन 30 डेज आपके अकाउंट में ट्रांसफर होना कंपलसरी है। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्या है, आप रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होनी चाहिए। प्रेफरेंस या तो इक्विटी हो या तो प्रेफरेंस हो, डिविडेंड दोनों को भी मिलता है। पर पहले क्या होगा, पहले कंपनी प्रेफरेंस को पैसा देगी, डिविडेंड देगी, उसके बाद जो बचेगा उसको इक्विटी को मिल जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड रिसीव होता है वो हमारे पेमेंट के बाद में होता है, मतलब आफ्टर पेमेंट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड एरियाज ऑफ द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मतलब सबको शेयर पैसा मिलने के बाद जो बचता है उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिल जाता है। पेमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल शेयर्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में या फिर फिजिकल फॉर्मेट में हम लोगों के पास जो शेयर्स है दोनों को भी डिविडेंड मिलता है। If the share are held in the physical form and the dividend will be paid to the shareholder in the listed company's registered member, मतलब फिजिकल फॉर्म में है तो कंपनी के रजिस्टर्ड में जो पहला नाम है उसको वो मिल जाएगा। डिफॉल्ट पेमेंट, मतलब कुछ भी गलती हो या कुछ भी चेंजेस हो या फिर कंपनी की तरफ से कुछ भी मिस्टेक हो तो वो टाइम पे डायरेक्टर को पनिश किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली उसके ऊपर उनका मतलब जितना डिविडेंड है उसके ऊपर 18% पर एनम उनको बाय डिफॉल्ट कंटिन्यू करके सिंपल इंटरेस्ट पे ऑफ करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं मोड्स ऑफ पेमेंट। डिविडेंड हम लोग किस किस मोड्स में पे कर सकते हैं, तो पहला है डिविडेंड वारंट, जो वारंट है जो ऊपर हम लोगों ने कुछ लेटर्स पढ़े थे लास्ट वीडियो में, तो उस हिसाब से जो वारंट्स वगैरह है वो रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेजे जाते हैं। मैंडेट एक भेजा जाता है जो बैंक अकाउंट के से कनेक्टेड है, फिजिकल चेक रहता है वो। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, मतलब यहाँ से डायरेक्टली आपके अकाउंट में कंपनी से ही डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्या किए जाएंगे, वो शेयर्स का जो डिविडेंड है वो पे ऑफ किया जाएगा, वो है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के हिसाब से या फिर NEFT के बेसिस पे, जिसमें हम लोग डिविडेंड वारंट वगैरह भेजते हैं। फिर आता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड इज बेसिकली टेम्पररी होल्ड पे रखा हुआ है, बट फ्यूचर में आपको पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। मतलब एक मीटिंग हुआ पर उसमें फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया तो इसके लिए और एक मीटिंग होने वाली है, तो ये फर्स्ट मीटिंग टू सेकेंड मीटिंग के बीच में जो गैप होता है उसमें टेम्पररी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। तो इंटरिम डिविडेंड का जो फीचर्स है वो क्या है, तो पहला है बोर्ड पावर्स डिक्लेयर, मतलब क्या कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो लोग इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। दूसरा है पेमेंट ऑन अकाउंट, मतलब वो पार्शियल पेमेंट है, फुल पेमेंट आपके शेयर्स की नहीं होती है, ना ही वो फाइनल डिविडेंड होता है। डेप्रीसिएशन, कंपनी मस्ट प्रोवाइड द डेप्रीसिएशन टू द एंटायर ईयर, नॉट जस्ट फॉर द पोर्शन ऑफ डिक्लेयरिंग, मतलब एंटायर ईयर में जो भी डेप्रीसिएशन होगा वो बताना पड़ेगा, ना कि टेम्पररी या फिर इंटरिम बेसिस पे। नो यूज़ ऑफ रिजर्व, इंटरिम जब भी हम लोग पे ऑफ करते हैं तो उसमें रिजर्व्स वगैरह यूज़ किया नहीं जाता है। ऑथराइजेशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब जो भी ऑथराइजेशन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इंटरिम डिविडेंड है, ये सारी चीज़ें भी इसमें होना, मतलब कंपनी के ऑथराइजेशन मतलब AOA MOA में जो भी डिटेल्स है वो उस हिसाब से वर्क करना ज़रूरी है। बोर्ड रिजोल्यूशन, द बोर्ड मस्ट पास अ रिजोल्यूशन टू डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड, मतलब बोर्ड को क्या करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन डिक्लेयर देना पड़ेगा कि हम लोग इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। सेपरेट बैंक अकाउंट, जो भी इंटरिम डिविडेंड होगा उसको विद इन 5 डेज एक बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा अलग से। पेमेंट ऑफ डेडलाइन, इसके 30 डेज के अंदर इसके जो भी पेमेंट है वो करनी पड़ेगी। फिर आता है अनपेड डिक्लेयर डिविडेंड, मतलब जो भी अनपेड है या अनक्लेम्ड डिविडेंड है वो विद इन 7 डेज के ऑफ करना पड़ता है, 7 डेज आफ्टर
30 डेज ऑफ पेमेंट पीरियड, मतलब 30 डेज़ का जो पेमेंट पीरियड है प्लस उसके बाद 7 डेज़, मतलब 37 डेज़ के अंदर वो क्या करना पड़ेगा, पे ऑफ करना पड़ेगा। इनको इन केस वो डिक्लेयर नहीं हुआ या अनक्लेम हो गया तो 7 ईयर्स तक वो जो डिविडेंड होता है वो रोका जाता है और आफ्टर 7 ईयर्स वो ट्रांसफ़र किया जाता है IEPF अकाउंट से। वहाँ से वो एनकैश एंड क्लियर आउट करने के लिए अलग प्रोसीजर होती है। फिर आता है, ये हो गया पूरा डिविडेंड का पार्ट। डिविडेंड का पार्ट क्या था, विच इज़ फॉर द शेयर होल्डर्स, इक्विटी हो गए, प्रेफरेंस हो गए, कंपनी के प्रॉफिट से जाता है, और वो जो हमारे प्रॉपर इन्वेस्टर्स या तो रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी है उनको मिलता है। अभी सेकेंड पार्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट इज़ अ टाइप जो हम लोग बोरोवर्स को देते हैं। जैसे हमारे पास डिबेंचर हो गए या फिर हम लोगों ने किसी बैंक से लोन ले लिया, तो ये लोगों को जब ये हम नॉमिनल अमाउंट के ऊपर जो अमाउंट आती है उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। सो इनकम फ्रॉम द लेंडिंग मनी, हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो एक्स्ट्रा मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो हम लोगों को पे ऑफ करना पड़ता है वो होता है। सो इंटरेस्ट हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे, मतलब या तो हमें इंटरेस्ट मिलता है या तो हम लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब हम लोगों ने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा या किसी और को लोन दिया होगा। अगर हमने किसी से लोन लिया है या फिर हम लोगों ने किसी ने हमारे पास इन्वेस्ट किया है डिबेंचर्स फॉर्म में या फिर किसी और फॉर्म में, तो उनको जब इंटरेस्ट उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, तो वो हो गया पेमेंट। सो अभी आते हैं प्राइस ऑफ कैपिटल। ये प्राइस हमारे कैपिटल की या फिर मनी जो बोरो किया रहता है उस बेसिस पे होता है। रिस्क, यहाँ पे डायरेक्टली रिस्क है, हाइयर इंटरेस्ट रेट हम लोगों को देना पड़ता है। जितना लेंडर्स को डिसाइडेड है कि इतना देना है तो देना ही है, भले कंपनी को लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो, मैटर नहीं करता है। एनुअल परसेंटेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द एनुअल परसेंटेज ऑफ अ प्रिंसिपल इज अमाउंट ऑन बोरोड और लेंड, मतलब जितना पैसा बोरो किया है, जितना पैसा लेंड किया है, उस हिसाब से ही वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। डिटरमाइनिंग द फैक्टर्स, उसमें आता है मनी सप्लाई, फिजिकल वॉल्यूम और बोरोइंग्स, अलग अलग फैक्टर्स आते हैं। फिर आता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, मतलब ये हमारे प्रॉफिट, बेसिकली इसमें प्रॉफिट हो ना हो कंपनी को, ये एक बोरोड है, एक टाइप का लोन है, तो कंपनी को पैसा देना कंपलसरी है। फिक्स, फिर आता है फिक्स्ड एंड प्री डिटरमाइंड रेट, मतलब जब भी ये बोरोइंग है, जैसे डिबेंचर्स हो, डिबेंचर्स के आगे हमेशा तुम लोग देखोगे 10% डिबेंचर्स, 12.5% डिबेंचर्स, तो ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होने वाला। जब भी वो लोन दिया जाता है, लोन लिया जाता है, वही टाइम पे डिसाइडेड है कि इतना आपको इंटरेस्ट पे ऑफ होगा या फिर इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये फिक्स है, प्री डिटरमाइंड है। लाइबिलिटी फॉर द बोरोवर्स, मतलब जो बोरोवर्स वगैरह है उन लोगों के लिए क्या है, एक टाइप का लाइबिलिटी है, उनको वो पैसा मिलने ही वाला है और वो लोगों ने ऑलरेडी अग्री किया है। फिर जाके कंपनी को ज़्यादा भी प्रॉफिट हो तो भी उनको उतना ही मिलेगा, ना ज़्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा, उतना ही मिलेगा। कंपनी प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, सरप्लस हो, कुछ भी हो, उन लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ना ही उससे कम मिलेगा, जितना है उतना ही मिलने वाला है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 10 खत्म हो जाता है। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ये वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड